हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरती आप लोगों का SLB डिजिटल क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 की मैथ। कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे जाते थे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, समुच्चय 1, 2 में एक r बराबर फंक्शन दिया गया है, r बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध। तो यहाँ पर इस संबंध में बताना है सममित होगा, स्वातुल्य होगा, संक्रमक होगा या तुच्छ है, ये बताना है। तो आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो समुच्चय। इसमें समुच्चय में एक कुछ अवयव दे रखे हैं 1, 2, 3 और यहाँ पर r बराबर कुछ अवयव दे रखे हैं 1, 1, 2, 2 और 3, 3, 1, 2, 3। यहाँ बताना है सममित है। तो सममित, यदि सममित होगा तो सममित के लिए कंडीशन होती है कि यदि यहाँ पर जो अवयव दिए गए हैं 1, ये 1 इस जो r बराबर दिया गया फंक्शन इसमें बिलोंग करना चाहिए। यदि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एक अवयव मिल रहा है 1, 1 ये बिलोंग कर रहा है r में। दूसरा दिया गया है 2, तो ये भी बिलोंग कर रहा है 2, 2 में, 2, 2 बिलोंग कर रहा है r में। और तीसरा दिया गया है 3, यहाँ पर 3 भी बिलोंग कर रहा है r में। सममित के लिए कंडीशन होती है यदि fx1 फंक्शन fx2 के बराबर है, तो यहाँ पर दिखाना होता है जो x1 है वो x2 के बराबर होना चाहिए। तो यदि यहाँ से देखें तो ये कंडीशन 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में। और आप लोगों को पता है कि जब कोई फंक्शन दिया गया है जैसे 1, 2, 3 अवयव है और यहाँ पर रियल नंबर के 1, 1, 2, 2, 3, 3 r में बिलोंग कर रहा है, तो ये जो इस तरह का ये कंडीशन जो मिलती है ये स्वातुल्य में होता है। स्वातुल्य ये क्या होता है, यदि x रिलेट कर रहा है x से, तो यहाँ पर जो x होता है ये बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में। तो ये कंडीशन देखो ये फॉलो हो रही है, यानी ये जो पहला फंक्शन दिया गया है ये आपका स्वातुल्य संबंध होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। इस तरह इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसका दिया गया है, सिद्ध कीजिए fx बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n टेंड्स टू n एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है f सच दैट n टेंड्स टू n, ये एक फलन दिया गया है और यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है fx बराबर 2x। यहाँ पर कंडीशन पे दिखाना है कि एकाकी है। यदि फलन एकाकी है तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है fx बराबर 2x, तो कंडीशन होती है एकाकी के लिए जो fx1 होगा वो fx2 के बराबर होगा। यदि fx1 fx2 के बराबर है तो यहाँ पर x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है fx बराबर 2x, यहाँ पर x की जगह पर यदि हम x1 रखेंगे तो फंक्शन हमें मिलेगा 2x1, और जब fx की जगह पर fx की जगह पर x2 रखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 2x2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और x1 बराबर x2 क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि इसको हल करने पर x1 बराबर x2 के आ रहा है। इसका मतलब ये एकाकी फलन, दिया गया फलन एकाकी होगा। और एकाकी के लिए और भी होता है, यदि यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है fx बराबर, यदि fx बराबर हम इसको fx को y मान लें और ये बराबर दिया गया है 2x के, यहाँ पर यदि हम y बराबर 1 रखेंगे, यदि यहाँ पर हम x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर मिल जाएगा 2। यदि x बराबर रखेंगे 2
तो यहाँ से मिल जाएगा y बराबर 4। इस तरह से फंक्शन में यदि हल करें और y और जो x1 है और x2 के मान रख के यदि हम y का मान निकालेंगे और ये आपस में बराबर ना आए तो ये फलन क्या होता है, एकाकी फलन होता है। यानी इसका मतलब यदि ये दोनों बराबर होंगे तो x1 x2 के बराबर नहीं माना जाएगा, यदि ये आपस में बराबर नहीं है तो x1 बराबर x2 के होगा। अतः दिया गया फंक्शन, अतः f जो होगा f एकाकी फलन होगा। और इसी में दिखाना है दूसरी कंडीशन कि एकाकी तो है किंतु आच्छादक नहीं है, तो आच्छादक में इसी में दिखा देते हैं। आच्छादक के लिए क्या होता है कि जो x1 है ये इज नॉट इक्वल टू x2 के होना चाहिए। fx1 बराबर x2 के होगा, बट जो x1 होगा इज नॉट इक्वल टू x2 के होगा। तो यहाँ पर यदि हम हल करेंगे तो fx, ये हल करने पर देखो यहाँ पर कंडीशन में यदि 2x1 बराबर x2 के रख रहे हैं तो यहाँ पर हल करने पर आ रहा है x1 बराबर x2 के। अतः ये फंक्शन इस कंडीशन में देखा जाए तो ये x1 जो है x2 के बराबर है, लेकिन आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 के होना चाहिए। अतः जो फंक्शन दिया गया है ये, अतः f जो होगा वो आच्छादक नहीं होगा। तो लास्ट में आपको वही लिख देना है कि अतः फंक्शन fx बराबर 2x एकाकी तो है किंतु आच्छादक नहीं है। इस प्रकार आपका अगला क्वेश्चन, दिया गया है, निम्न में से समाकलन इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx का सही मान बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर हमें हल करके बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो फलन दिया गया है समाकलन का इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो cos स्क्वायर x होता है इसका समाकलन नहीं होता, cos x का होता है लेकिन स्क्वायर का नहीं होता है। तो cos स्क्वायर का समाकलन करने के लिए यहाँ पर cos 2 थीटा बराबर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा होगा। cos 2 थीटा का cos के पदों में फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। यदि यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा ये बराबर आ जाएगा cos 2 थीटा +1/2 के। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर पुटअप कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका cos 2x। यहाँ पर थीटा की जगह पर x है तो x हो जाएगा +1/2 dx हो जाएगा। इसका अलग अलग समाकलन कर लेते हैं, cos 2x/2 dx +1/2 dx हो जाएगा। 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर रख लेंगे, cos 2x dx +1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर कर लेंगे, dx हो जाएगा 1 dx। 1/2 cos 2x का समाकलन, cos 2x का समाकलन होता है sin 2x हो जाएगा, लेकिन x का गुणांक 2 है और ये इसके बटे में आ जाएगा +1/2। 1 का समाकलन करेंगे तो dx के सापेक्ष x आ जाएगा, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा sin 2x +1/2x। अब यहाँ पर देखो इन 4 ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है। यहाँ पर x/2 को आगे रख दिया गया है +1/4 sin 2x प्लस यहाँ पर c, समाकलन करने पर यहाँ पर एक कांस्टेंट c ऐड हो जाता है। तो इस सवाल का आपका पहला आंसर सही होगा। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो सदिशों a तथा b के परिमाण क्रमशः 1 और 2 है तथा a डॉट b बराबर 1, तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। और यहाँ पर दो सदिश a और b दे रखे हैं और बताया गया a b के परिमाण दिए गए हैं। तो परिमाण का मतलब आप समझते हैं कि परिमाण का मतलब क्या हो जाएगा, जो a है इसका मॉड, तो मॉड a बराबर यहाँ दिया गया है 1 और मॉड b बराबर दे रखा है 2। और यहाँ पर a डॉट b का मान भी दिया गया है
1 है। तो इनके बीच कोण ज्ञात करना है। ए व बी के बीच का कोण आप लोगों ने पढ़ रखा है सदिश में, ए व बी के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण cos थीटा बराबर ये होता है ए डॉट बी बटे में होता है मॉड ए इंटू मॉड बी। ए डॉट बी का मान दिया गया है 1 बटे में मॉड ए का मान भी 1 है और मॉड बी का मान 2 है। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। cos थीटा बराबर यहाँ पर आ गया है 1/2, लेकिन यहाँ से आपको निकालना है थीटा का मान, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा 1/2। cos 1/2 60 अंश का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 60 डिग्री। यहाँ से थीटा बराबर निकालेंगे तो थीटा बराबर आपका आ रहा है 60 अंश। तो ये आपका प्रूफ हुआ। ये क्वेश्चन अभी तक कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है थीटा बराबर 60 डिग्री। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवकल समीकरण दे रखा है d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस साइन dy/dx बराबर 0। यहाँ पर घात पूछ रहा है तो कि dy/dx जो है dy/dx की घात क्या होगी। यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस साइन dy/dx ये बराबर में 0 दिया गया है, तो यहाँ से dy/dx की घात निकालना संभव नहीं है, इसलिए इसका जो मान होगा वो परिभाषित नहीं है, ऐसा ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 3। तो इसका 3 नंबर सही होगा, तीसरा ही परिभाषित नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसका 2 का ग नंबर। दिया गया है, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स -x बराबर -sin इनवर्स x। जहां पर x बिलोंग कर रहा है -1, 1 में, यहाँ से x के एलिमेंट है -1, 1। यहाँ पर जो समीकरण दी गई है साइन इनवर्स -x बराबर sin इनवर्स x। यहाँ से LHS इसका ले लेते हैं, LHS मान लेते हैं माना y बराबर, इसका RHS मान लेते हैं माना y बराबर sin इनवर्स x। यहाँ से माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो -y हो जाएगा बराबर, ये माइनस था प्लस हो जाएगा sin इनवर्स x। साइन इनवर्स को इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन -y बराबर x के। आप लोगों को पता है यदि लिखा हो साइन -थीटा तो ये होता है -sin थीटा। इस कंडीशन में यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा sin y बराबर x। फिर दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin y ये प्लस का हो जाएगा और बराबर -x हो जाएगा। यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा sin इनवर्स -x। तो यहाँ से देखा जाए तो जो sin इनवर्स -x है ये बराबर होगा sin इनवर्स x के, और हमें यही दिखाना था और ये प्रूफ हो गया। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, और ये भी क्वेश्चन कई बार अभी तक पूछा जा चुका है। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसका दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 ये बराबर है 1 के, तथा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए fx बराबर एक फंक्शन दे रखा है x-1 द्वारा परिभाषित f सच दैट n टेंड्स टू n। आच्छादक तो है परंतु एकाकी नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग आच्छादक और एकाकी की परिभाषा डिफिनीशन पढ़ रखा है। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, f सच दैट
n टेंस टू n, और इसके जस्ट साइड में हमें लिखना है इसका जो फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर x माइनस 1। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपको दिखाना है कि जो फंक्शन है वो आच्छादक है, तो आच्छादक दिया गया है और यहाँ पर कंडीशन में ये भी दे रखा है। तो सबसे पहले आच्छादक के लिए निकाल लेते हैं। आच्छादक के लिए यहाँ पर फंक्शन दे रखा है f1 जो है वो f2 के बराबर है और ये 1 के बराबर है। और आप लोगों को पता है कि आच्छादक के लिए यदि f(x1) फंक्शन f(x2) के बराबर है, ये तो बराबर होगा बट इसका जो x1 होगा वो इज नॉट इक्वल टू x2 के होगा। तो इस फंक्शन से देखा जाए तो जो f1 की वैल्यू है और f2 की वैल्यू है वह 1 के बराबर है, यानी यहाँ पर जो x1 फंक्शन होगा इज नॉट इक्वल टू x2 के होगा। यदि फंक्शन में किसी f1, f(x1) और f(x2) की जो वैल्यू होंगी यदि वो बराबर आएंगी, यदि यहाँ पर 1 दिया गया है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो जो फंक्शन जो x1 होगा वो इज नॉट इक्वल टू x2 के होगा। यदि ये आपस में बराबर नहीं होंगे, जो वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर यदि f1 इज नॉट इक्वल टू f2 के होता तो यहाँ पर x1 बराबर x2 के होता। अतः यहाँ पर ये फलन आच्छादक है कहा जा सकता है। अतः फंक्शन जो f है वो n के लिए आच्छादक है। इसी में आपको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये आच्छादक तो है किंतु ये फंक्शन आच्छादक है किंतु एकाकी नहीं है। तो इसको एकाकी दिखाना है, इसी फंक्शन को एकाकी के लिए कंडीशन हो जाएगी एकाकी के लिए यहाँ पर f(x) बराबर दे रखा है x माइनस 1, और एकाकी की जो कंडीशन होती है यदि यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) के है तो यहाँ पर जो x1 होगा वो x2 के बराबर आना चाहिए। तो यदि यहाँ पर हम फंक्शन में f(x) बराबर x माइनस 1 दिया गया है यहाँ से, और कंडीशन में ये भी दे रखा है जो x है वो ग्रेटर देन 2 के है, यानी x बराबर यदि हम 2 लेंगे, यदि f2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, हल करने पर ये 1 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर यदि 3 लेंगे तो f3 बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, ये बराबर आएगा 2 के। यदि यहाँ से देखें तो ये दोनों वैल्यू f2 और f3 की जो वैल्यूज है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी तो जो x1 होगा वो x2 के बराबर होगा। यदि ये दोनों बराबर होंगी तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 के होगा, लेकिन यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी तो x1 x2 के बराबर होगा। यदि x1 x2 के बराबर है तो हमारी कंडीशन यही होती है एकाकी के लिए कि f(x1) बराबर f(x2) के है और x1 बराबर x2 के हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फलन दिया जाएगा वो एकाकी होगा। अतः f जो है फंक्शन f एकाकी, यहाँ पर आपको दिखाना था आच्छादक तो है परंतु एकाकी नहीं है। और यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दिया गया है, ये फंक्शन एकाकी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि एकाकी नहीं है। और इस कंडीशन में देखो दे रखा है इससे पहले कि जो f(x1) है वो f(x2) के बराबर है। यदि f(x1) f(x2) के बराबर है तो ये वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो x1 इज नॉट इक्वल टू आएगा x2 के, और इसके लिए कंडीशन में क्या होता है कि x1 बराबर x2 के होना चाहिए। अतः यह कंडीशन में इस कंडीशन के अनुसार जो फंक्शन होगा एकाकी नहीं होगा, और यही आपको सिद्ध करना था।
इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का विशिष्ट हल y बराबर x है। यदि कोई फंक्शन दे दिया जाए और बताया जाए कि ये विशिष्ट उसका हल है, तो उसको हल करने पर यदि 0 आएगा तो उसका विशिष्ट हल होगा। यदि इस समीकरण को हम y बराबर x को समीकरण पहले में रखेंगे तो ये हल करने पर 0 नहीं आएगा। देखो x दिया गया है, इसलिए ये फलन क्या होगा कि इसमें फंक्शन जो होगा ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर दूसरी समीकरण में इसको हल करने पर बराबर में 0 दिया गया है, अतः ये इसका सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन इसको हल करके देखते हैं y बराबर x पर। y बराबर दिया गया है x, यहाँ से इसका फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे dy बाई dx हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि x का यदि हम फर्स्ट टाइम अवकलन करते हैं तो उसका मान 1 होता है। इसका सेकेंड टाइम अवकलन करेंगे d2y बाई dx2। यदि d2y बाई dx2 करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन जो होता है वो 0 होता है। यहाँ से dy बाई dx और d2y बाई dx का मान आ गया। समीकरण जो फर्स्ट दी गई है वो है d2y बाई dx2 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस xy ये बराबर x के है। यहाँ पर d2y बाई dx2 का मान हमने निकाल लिया है, जो 0 आया है इसको 0 रखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का मान 1 है, गुणे में 1 हो जाएगा, प्लस x गुणे y बराबर भी x दे रखा है, x हो जाएगा, बराबर में x है। यहाँ से देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस x का x से गुणा करेंगे, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में x। तो ये देखो 0 आ रहा है और ये x है, तो इस अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS क्या है, यानी इसकी पहली समीकरण क्या होगी, गलत होगी, कि y बराबर x पर यह समीकरण गलत है। इसी में आपको निकालना है। दूसरी समीकरण भी ऐसे ही दे रखा है, तो दूसरी समीकरण के लिए यहीं पर हल कर लेते हैं। दूसरी समीकरण में दिया गया है, जो ये समीकरण है ये 0 के बराबर है। यदि ये समीकरण 0 के बराबर है और d2y बाई dx2 का मान 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का मान रखेंगे 1 है और प्लस x हो जाएगा, गुणे में y का मान भी x है, बराबर में 0। x का 1 से गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, x का x के साथ गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 0। यदि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो ये 0 आ रहा है। देखो 0 बराबर 0 क्या आ रहा है, यानी LHS बराबर है RHS के। यदि LHS RHS के बराबर है तो y बराबर जो विशिष्ट हल दिया गया है y बराबर वो अवकल समीकरण d2y बाई dx2 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस xy बराबर 0 का हल है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 क्या है, और दूसरा है 1 यदि x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर यहाँ पर दिखाना है कि जो फंक्शन है f(x) वो सतत नहीं है। यदि फंक्शन सतत नहीं है तो यहाँ पर यदि हम निकालेंगे LHS और RHS तो ये आपस में बराबर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और 1 दिया गया है। यहाँ पर कंडीशन दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 0 पर और ये x बराबर 0 पर, लेकिन आपको निकालना है x बराबर 0 पर ये फंक्शन सतत नहीं है। यदि यहाँ पर देखें तो f0 बराबर एक मान दे रखा है 1। दूसरा यहाँ पर हमें निकालना है f(x) बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। यहाँ पर RHS लेते हैं, इसका लिमिट x बराबर 0 पर निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ले रहे हैं, यानी यहाँ पर 0 प्लस 0 लेंगे तो f 0 प्लस 0 होगा। तो फंक्शन हमारा बन जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये होता है f 0 प्लस h, यानी जहाँ जहाँ पर भी h है वहाँ पर x है वहाँ पर हमें 0 प्लस h रखना है। इसको और हल करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में h जोड़ेंगे तो h ही आ जाएगा FH। जब x बराबर फंक्शन देखें तो यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, तो यहाँ पर fx की जगह पर हमें h का मान रखना है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर h रखेंगे, लिमिट y रहेगी h टेंड्स टू 0 ही, x की जगह पर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 3 गुणे h प्लस 3।
यहाँ पर h का मान रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 0 हो जाएगा और प्लस 3, तो इसका मान आ रहा है हल करने पर 3। यदि यहाँ पर देखें तो f0 का मान 1 दे रखा है और हमने इसका RHS निकाला है तो इसका मान 3 आ रहा है। इस कंडीशन के अनुसार ये फंक्शन क्या है, आपस में बराबर नहीं है। यदि फंक्शन आपस में बराबर नहीं होगा तो फलन सतत होगा, यानी असतत फलन उसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं f0 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 प्लस 0, अतः दिया गया फंक्शन सतत नहीं है। और ये भी क्वेश्चन अभी तक कई बार पूछा जा चुका है। इसका अगला क्वेश्चन है प्रायिकता का। प्रायिकता भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। यदि PA बराबर दिया गया है 1/2, PA बराबर 1/2 और PB बराबर भी दिया गया है 0, यहां से निकालना है PA/B, यानी PA अपान में B का मान क्या होगा यही ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता है कि प्रायिकता PA अपान B का मान होता है PA इंटरसेक्शन B और बटे में PB होता है। यहां से PA इंटरसेक्शन B का मान तो नहीं दिया गया, बट PB का मान दिया गया है, वो 0 दिया गया है। तो PA इंटरसेक्शन B बटे 0। आपको पता है यदि किसी भी संख्या को हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है, जिसको यानी कि ये परिभाषित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अंगा का 3 नंबर परिभाषित नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब होता है परिभाषित नहीं है, तो इसका तीसरा नंबर सही होगा। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए और यहाँ पर दिया गया है यदि f सच दैट r टेंड्स टू r तथा g सच दैट r टेंड्स टू r फलन क्रमशः fx बराबर cos x तथा gx बराबर 3x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में द्वारा परिभाषित है, तो गॉफ और फॉग ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा होगा। तो फंक्शन जो दे रखा है वही लिख लेते हैं। सबसे पहले f सच दैट r टेंड्स टू r और यहाँ पर फलन fx बराबर दिया गया है cos x। दूसरा दिया गया है g के फॉर्म में, ये भी रियल नंबर का ही दिया गया है r टेंड्स टू r और gx बराबर भी फंक्शन दे रखा है यहाँ पर 3x स्क्वायर और यहाँ पर निकालना है जी ओ एफ ऑफ, यानी फंक्शन ऑफ f का। तो जी ओ एफ ये निकालेंगे तो गुणे में यहाँ पर x लिख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें fx की वैल्यू रखना है, तो g हो जाएगा और यहाँ पर fx की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर fx बराबर cos x रखेंगे। अब जब यहाँ पर देखो gx बराबर 3x स्क्वायर दिया गया था, x की जगह पर cos है तो यहाँ पर x होगा, वहाँ पर cos हो जाएगा, तो वैल्यू रखेंगे इसकी तो 3 हो जाएगा और x की जगह पर cos है तो ये cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x। तो g गॉफ की वैल्यू आ गई है, जी ओ एफ एक्स की वैल्यू आपकी 3 cos स्क्वायर x। यहीं पर f ऑफ gx निकालना है, तो f ऑफ gx निकालेंगे। f ऑफ gx का मान यहाँ पर सबसे पहले gx का मान रखेंगे, f हो जाएगा, gx का मान दिया गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर रखेंगे, यानी जहाँ पर fx बराबर cos x था वहीं पर हम x का मान रखेंगे 3x स्क्वायर, तो आपका फंक्शन हो जाएगा cos x की जगह पर 3x स्क्वायर। तो ये आपका मान आ गया फंक्शन ऑफ gx का cos 3x स्क्वायर और गॉफ का 3 cos स्क्वायर x, यही आपको हल करना था। इसका अगला क्वेश्चन है y बराबर 3x e की पावर 3x 2e की पावर 3x। तो सिद्ध कीजिए d2y/dx2 माइनस 5dy/dx प्लस 6y बराबर 0 के होगा। और यहाँ पर जो समीकरण दी गई है वो है y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसका फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे क्योंकि यहाँ पर दिखाना है dy/dx और यहाँ पर सिद्ध करना है d2/dx2 भी हल करना है इसका। तो फर्स्ट टाइम इसका अवकलन करेंगे dy/dx
यहाँ पर 3 कांस्टेंट वैल्यू है, 3 ही रहेगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर केवल 2 ही आएगा, प्लस 2 कांस्टेंट वैल्यू है, e की पावर 3x का e की पावर 3x ही रहेगा, और यहाँ पर जब 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा, dy बाई dx, 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 e की पावर 2x, प्लस 2 का 3 से करेंगे तो 6 e की पावर 3x ही रहेगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ से इसका d2y बाई dx2 भी निकालना है, इसलिए इसका सेकेंड टाइम अवकलन करेंगे, d2y बाई dx2 इसका निकालेंगे। यहाँ पर 6 कांस्टेंट वैल्यू है, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, प्लस 6 e की पावर 3x का e की पावर 3x ही रहेगा, और 3x का 3 हो जाएगा। तो d2y बाई dx2 ये बराबर है 6 दूना 18 e की पावर 2x प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 दूना 12 e की पावर 2x और 6 18 e की पावर 3x। इसको समीकरण मान लेते हैं 3। यहाँ से हल करना है d2y बाई dx2 और माइनस 5 dy बाई dx। ये लाने के लिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे। यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड को, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड व थर्ड को हल करने पर यहाँ पर d2y बाई dx2 ही है, तो d2y बाई dx2 ही रखेंगे। इसका d2y बाई dx2 बराबर 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x है, और समीकरण 2 में dy बाई dx के आगे -5 है, इसलिए इसमें हम 5 का गुणा करेंगे समीकरण 2 में, तो dy बाई 5 dy बाई dx ये हो जाएगा। यहाँ से 5 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 e की पावर 2x प्लस 6 का फिर 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30 e की पावर 3x। अब इसको यहाँ पर माइनस देखो, dy माइनस 5 dy बाई dx है, इसलिए इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा दोनों पक्षों में। ये आपका आ जाएगा हल करने पर आपका आ रहा है d2y बाई dx2 माइनस 5 dy बाई dx बराबर 30 से हम 12 को घटाएंगे तो माइनस का ये आ जाएगा 18 e की पावर 2x, और 30 से 18 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12 e की पावर 3x। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 4 और 3 को हल करेंगे तो समीकरण 4 और फर्स्ट को, समीकरण 4 व 1 को हल करने पर इसको हल करेंगे तो समीकरण इसकी जो फर्स्ट है ये दी गई है y बराबर 3 दिया गया इसका 3e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। लेकिन समीकरण में y के आगे 6 है, इसलिए इसको 6 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में समीकरण फर्स्ट में, तो ये 6y हो जाएगा। यहाँ पर भी 6 से गुणा कर देंगे और इधर भी 6 से गुणा करेंगे। 6 से गुणा करने के बाद यहाँ पर देखो प्लस लगा, इसलिए इसको हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा d2y बाई dx2 माइनस 5 dy बाई dx प्लस 6y इधर बराबर में दिया गया है माइनस 18 e की पावर 2x, और यहाँ पर 6 का गुणा 3 से करेंगे तो ये भी आ जाएगा 18 e की पावर 2x। ये देखो माइनस का और ये प्लस का है तो ये घट के 0 बन जाएगा, और वैसे यहाँ पर माइनस का 12 e की पावर 3x है और 6 का 2 से गुणा करेंगे ये भी माइनस प्लस घट के 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको सिद्ध करना था वही समीकरण आपको मिल गई है। देखो यहाँ पर d2y बाई dx2 माइनस 5 dy बाई dx प्लस 6y बराबर 0 सिद्ध करना था, और हल करने पर बराबर में 0 आ रहा है। आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा। इसका अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह है एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो लड़का है, लड़का के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं x है,
और जो लड़की है लड़की के लिए वही मान लेते हैं, और इसके लिए घटना ए ले लेते हैं। जो घटना ए है, घटना में ए में ये बताया गया है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों बच्चे लड़के होंगे, यानी ये x हो जाएगा। और जो घटना बी होगी, घटना बी में ये दिखाना है कि बाकी के जो बच्चे हैं उसमें से कौन सा लड़का होगा या लड़की होगी, ये दिखाना है। तो यदि यहाँ पर मान ले रहे हैं पहला लड़का है और दूसरी लड़की हो सकती है, या पहली लड़की हो सकती है दूसरा लड़का होगा, या फिर दोनों लड़के हो सकते हैं। यहीं से यदि हम निकालें इसका NA, तो NA यानी यहाँ पर केवल एक ही अवयव है तो इसका 1 हो जाएगा। यहाँ से NB निकालेंगे तो NB बराबर 1 2 3, 3 पार्ट दे रहे हैं तो इसका 3 आ जाएगा। यहीं से निकाल लेना है हमें A इंटरसेक्शन B। जो A इंटरसेक्शन B होता है वो दोनों में जो कॉमन होता है, A और B में जो कॉमन वैल्यू होगी वही होगी। तो इन दोनों में कॉमन है x और x वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा x। यहाँ से भी A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1। यहाँ से प्रायिकता निकालने के लिए इसका समविष्ट फलन निकालते हैं। s बराबर, जो s बराबर होगा वो ये सारे फंक्शन हो जाएंगे जो इसमें दिए गए हैं। तो x हो जाएगा, x y है, y x है और x है। तो यहाँ पर यदि इनका हम ns निकालें तो ns बराबर टोटल नंबर है 1 2 3 4, ये 4 हो जाएंगे। प्रायिकता यहाँ पर ज्ञात करना है, तो प्रायिकता निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं PA। जो PA होता है ये बराबर होता है NA/NS के। तो NA की वैल्यू 1 है, 1 आ जाएगी, और NS की वैल्यू 4 है तो 1/4 आ जाएगा। यहीं से निकाल लेते हैं PB। जो PB होता है ये NB/NS के बराबर होगा। NB का मान दिया गया है 3 और NS की वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 3/4। और यहाँ से हमें ये भी चाहिए कि प्रायिकता इसकी A इंटरसेक्शन B की, तो A इंटरसेक्शन B की भी प्रायिकता ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B और बटे में हो जाएगा NS। ये आ जाएगा NA इंटरसेक्शन B की भी वैल्यू 1 ही दी गई है और NS की वैल्यू जो है वो 4 है, तो ये 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो जो प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है P A/B, यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो PA/B जो होता है ये होता है P A इंटरसेक्शन B और बटे में NB होता है। यहाँ से PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1/4 है तो 1/4 रख देंगे, और NB की जो वैल्यू है, PB की, यहाँ पर P होना चाहिए, PB की जो वैल्यू है वो 3/4 है तो यहाँ पर 3/4 रख देंगे। इसको हल करेंगे तो 1/4 गुणे में 4 ऊपर देखो ऊपर चला जाएगा और बटे में 3, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कम से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की जो प्रायिकता है वो 1/3 आ गई, और यही हमें यहाँ से फाइंड आउट करना था। और आप लोग सेशन को लाइक और फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। इसी में आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि A एक मात्रक सदिश है और x माइनस A.x प्लस A बराबर 8 है तो मॉड x का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में ही दे रखा है, यदि एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश का मतलब जो मॉड A होगा, मॉड A का मान 1 के बराबर होगा। और यहाँ पर समीकरण दे रखा है x माइनस A इंटू x प्लस A, ये जो दिया गया है ये 8 के बराबर दिया गया है, और यहाँ से मॉड x का मान ज्ञात करना है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा था बीजगणित में कि x माइनस a और x प्लस b होता है तो उसको हम एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे में a प्लस b हो तो उसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो नियम फॉलो नहीं होगा क्योंकि ये सदिश है, इसलिए इसका हम गुणा क्रम विनिमय नियम से करेंगे। तो क्रम विनिमय नियम यहाँ पर लगाएंगे तो x का गुणा x के साथ करेंगे तो x डॉट x हो जाएगा।
प्लस एक्स का ए के साथ करेंगे तो एक्स डॉट ए आ जाएगा, माइनस ए का एक्स के साथ करेंगे तो ए डॉट एक्स होगा, माइनस ए का ए के साथ करेंगे तो ए डॉट ए हो जाएगा, और बराबर में 8 दिया गया 8 हो जाएगा। एक्स का एक्स इंटू एक्स जो होता है ये होता है मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट ए। और आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि सदिश में यदि लिखा हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वेक्टर ए। तो यहाँ पर जो ए डॉट एक्स है इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स डॉट ए, और जो ए डॉट ए है इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर, यह बराबर में हो जाएगा 8। ये देखो सेम चीज़ें हैं, और एक प्लस में एक माइनस में इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका बच रहा है मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड ए का स्क्वायर बराबर में 8। मॉड ए बराबर वैल्यू स्टार्टिंग में ही दे रखा है, जो मॉड ए की वैल्यू है वो 1 होगी, तो मॉड ए की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देते हैं मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर बराबर में 8 हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि 1 का स्क्वायर करें या जिसकी चाहे जितनी पावर हो ये आखिर में 1 ही आता है, बराबर में 8 है। 1 इधर माइनस का है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर 8 में 1 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और हमें यहाँ से केवल मॉड एक्स चाहिए, तो स्क्वायर को भी पक्षांतर करेंगे तो मॉड 9 हो जाएगा। यहाँ से आपको ये पता है कि जो मॉड 9 रूट 9 होता है, ये 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है, इसलिए आपका मॉड एक्स बराबर 3 आ जाएगा। और यहाँ से आपको मॉड एक्स का मान ही निकालना था और ये आ गया है, तो ये आपका आ गया है इसका आंसर मॉड एक्स बराबर 3। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। धन्यवाद।